गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आने वाले क्वेश्चन जो आ सकते हैं संभवतः या फिर आ चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराएंगे। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से, जिसमें आपको एग्रोनॉमी के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको आंसर देना है। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसका आंसर हम देंगे और उससे रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। तो और जो ये क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि हर डेली आपको 50 क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाए, जिसमें सबसे पहले हम एग्रोनॉमी के क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपको 200-250 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में हम सॉयल साइंस कराएंगे। आपके हर जितने भी एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्रोनॉमी से, जिसमें आपको आज 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम क्या है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। कौन सी क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक कल्टिवेटेड एरिया है। तो इसमें हमारा जो आपका आंसर होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइएगा। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका सर्वाधिक विश्व में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है। तो इसमें आंसर होगा व्हीट। इसका आंसर होगा व्हीट्स। गेहूँ एक ऐसी फसल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइस इज़ ओरिजिनेटेड इन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और हम भी आपको आंसर बताते हैं साथ में ही। तो राइस इज़ ओरिजिनेटेड इन, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। राइस का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर है इंडो बर्मा। इसका सही आंसर है इंडो बर्मा रीजन। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डी वाला। इसका सही ऑप्शन है इंडिया एंड बर्मा। इसको हम दोनों मिला के इंडो बर्मा रीजन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, आप जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट। कितना है राइस उगाने का कल्टिवेटेड एरिया कितना है इंडिया में। तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि देखा होगा कि 43 के करीब में इंडिया का कल्टिवेटेड एरिया है। 43.08 जो 2015 का डाटा है। इसी तरीके 43 से लेकर 45 तक ये डाटा चेंज होता रहता है हर साल। तो इस समय हम लोगों का कितना है, इसका सी नंबर सही होगा। 45 मिलियन हेक्टेयर में राइस का क्रॉप इंडिया में राइस जो मिलियन हेक्टेयर एरिया है राइस द्वारा अधिग्रहण किया गया है 45 मिलियन पर हेक्टेयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी धान की कहाँ पे है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक हेक्टेयर में, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। तो इस समय भारत देश में सर्वाधिक उत्पादन पंजाब का माना जाता है। सबसे ज़्यादा पंजाब में पर हेक्टेयर के अनुसार सबसे अधिक पंजाब में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है। द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स स्पीसीजेस। ओराइजा में कितनी स्पीसीज इंक्लूड होती हैं। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या इसमें 14 स्पीसीज़ हैं या फिर 22 स्पीसीज़ हैं या फिर 24 स्पीसीज़ हैं या फिर 30 स्पीसीज़ हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। इसमें ओराइजा जो जीनस है उसमें 24 स्पीसीज़ इंक्लूड्स हैं, उसमें 24 स्पीसीज़ इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेराइटीज़ विच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन। कौन सी स्पीसीज़ है जो ओराइजा ग्लेबेरिमा में पाई जाती है। तो हम आज बात करते हैं सबके बारे में, कौन से जगह पे पाई जाती है। तो ग्लेबेरिमा जो ओराइजा ग्लेबेरिमा है, इसका जो ओराइजा ग्लेबेरिमा जो उगाई जाती है ये मुख्यतः वेस्ट अफ्रीका इसका स्थान है। वेस्ट अफ्रीका इसका स्थान है, वहाँ पे यह मुख्यतः उगाई जाती है। लेकिन इसमें वेस्ट अफ्रीका ना देकर अफ्रीका है, तो इसका डी नंबर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द राइस वेराइटीज़ ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू। जो इंडिया में राइस की वैरायटी उगाई जाती है वो क्या है। तो आप लोग सिंपलतया जानते होंगे कि राइस वैरायटी कौन सी उगाई, आपने बहुत बार पढ़ा होगा सुंडा या फिर अरुण कात्यायन में पढ़ा होगा। तो राइस की वैरायटी जो इंडिया में उगाई जाती है, राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू इंडिका।
जो इंडिका वैरायटी होती है वो इंडिया में उगाई जाती है। जो जैपोनिका है तो आप लोग नाम से ही जान जाएंगे, ये जापान में उगाई जाती है। ये जो जावानिका है ये इंडोनेशिया की वैरायटी है। और ये एशियाटिका तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, एशिया भर में उगाई जाती होगी, पता नहीं मुझे, हालांकि ये अभी तक किसी किताब में हमने नहीं पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू, अब बात कर रहा है कि इंडोनेशिया में कौन सी वैरायटी राइस की उगाई जाती है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि इंडोनेशिया में जो वैरायटी है वो जैवानिका है। जैवानिका कौन से नंबर पे है? इसका डी नंबर सही होगा, इसका डी नंबर सही होगा। ओराइजा सटाइवा जैवानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। जो आपकी ग्लेवेरिमा है, जो हमने अभी भी आपको बता चुके हैं, ग्लेवेरिमा जो वैरायटी है वेस्ट अफ्रीका में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा इंडिका ये इंडिया में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा जैपोनिका ये जापान में उगाई जाती है। आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड। नॉन ट्रेडिशनल एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पे पहले से खेती की जा रही हो। नॉन ट्रेडिशनल जहाँ पे पहले से खेती नहीं की जा रही हो, कौन सा एरिया है जो जहाँ पे पहले से खेती नहीं की जा रही हो थी, अब स्टार्ट कर दी गई है। तो इसमें हमारा देखिएगा इसमें कौन सा सही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनली उगाते थे पहले से। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे भी हम लोग उगाते थे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी हम लोग ट्रेडिशनली धान की खेती करते थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा में धान की खेती अभी स्टार्ट की गई, तो इसका ए नंबर सही होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। राइस का इन्फ्लोरेसेंस उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कहते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको क्या कहते हैं। तो राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग पेनिकल कहते हैं। जबकि स्पाइकलेट जो होता है ये वीट का इन्फ्लोरेसेंस होता है। स्पाइकलेट जो होता है ये वीट का इन्फ्लोरेसेंस है। इसको स्पाइकलेट का दूसरा नाम ईयर भी है। स्पाइकलेट का दूसरा नाम ईयर भी कहते हैं। और ये सिल्कुआ जो है ये किसका इन्फ्लोरेसेंस है आप लोग बता दीजिए साथ में ही। ये सिल्कुआ जो इन्फ्लोरेसेंस है ये मस्टर्ड वगैरह में पाया जाता है। ब्रेसिका स्पीसीज में मुख्यतः ये सिल्कुआ स्पीसीज पाई जाती है। मस्टर्ड में सिल्कुआ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए द डी हल्ड राइस ग्रेन इज आल्सो नोन एज। डी हल्ड राइस कौन सा होता है? डी हल्ड मतलब जो जिसका ऊपर का जो होता है एल्ड्रॉन लेयर होती है, जिसकी निकाल दी जाती है, हलिंग कर दी जाती है, तो उसको डी हल्ड राइस कहते हैं। वो कौन सा होता है? तो डी हल्ड राइस जो ऊपर की एक जो ब्राउन कलर की परत होती है, अगर राइस के ऊपर से निकाल दी जाती है तो राइस कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। तो इसका आंसर सही होगा वाइट कलर का राइस। अब आप लोगों ने अभी हाल ही में सुना होगा कि रेड राइस के बारे में। ब्राउन कलर का जो होता है, जो अनहल्ड राइस होता है उसको हम लोग ब्राउन राइस कहते हैं। इसमें क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन बी जो होती है मुख्यतः पाई जाती है, प्रोटीन बी। अब बात करते हैं रेड राइस के बारे में। तो रेड राइस की जो वैरायटी है इस समय हम लोग असम में, अभी हमारे इंडिया से रेड राइस का निर्यात किया गया है। कहाँ के लिए किया गया है? असम से कहाँ भेजा गया है? यूएसए को भेजा गया है पहली बार। ये किसके द्वारा भेजा गया? तो ये एपीडा के द्वारा भेजा गया है। एपीडा क्या है? जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो न्यू दिल्ली में है, इसके द्वारा भेजा गया है। कहाँ को भेजा गया है? यूएसए को भेजा गया है। इसकी कौन सी वैरायटी जो असम से भेजी गई, इसको वैरायटी का क्या नाम है? तो इस वैरायटी का नाम है बाओ धान। इस वैरायटी का नाम है बाओ धान। ये क्या हो गया? इस वैरायटी का नाम है बाओ धान। बाओ धान आपको हम लिख देते हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। एक छोटा सा आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जो हम लोग एक्स्ट्रा बताते हैं उसके लिए, जो हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे वो चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। जो ये बाओ धान है, BAO बाओ धान, ये वैरायटी है राइस की। ये क्या है, कैसी वैरायटी है? ये जो उगा के भेजा गया है, ये आयरन रिच प्रोटीन इसमें पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है, जो ब्रह्मपुत्र वैली में असम में उगाया गया है। ये कैसे उगाया गया है? ये विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राइस क्रॉप नीड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइस क्रॉप्स नीड्स, राइस क्रॉप्स के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए? तो राइस क्रॉप के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट राइस क्रॉप के लिए
उपयोगी होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसीलिए हमारे जो उत्तर प्रदेश या फिर इधर हरियाणा पंजाब इस जगह पे राइस की खेती कब की जाती है, इसकी खरीफ सीजन में खेती की जाती है ज़्यादातर। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे गर्मी हॉट क्लाइमेट पाया जाता है, जो जून जुलाई में हम लोग जिसकी बुआई करते हैं, जून जुलाई में खरीफ सीजन के। इसको हम लोग अमन भी बोलते हैं खरीफ सीजन को। अभी आगे देखते हैं कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड बी लाइस बिटवीन, जो राइस के राइपनिंग के टाइम पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए। आप लोगों ने तो खूब पढ़ा होगा कि सर 20 से 30 होता है, 20 से 40 होता है, लेकिन जो राइपनिंग के टाइम पे होता है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। राइपनिंग के टाइम पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 वाला। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। फोटो पीरियडिकली राइस इज़ ए टाइप ऑफ, फोटो पीरियडिकली राइस किस प्रकार का है, लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है या फिर डे नेचुरल है या फिर इंटरमीडिएट है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनके लिए कितना धूप की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए हम लोगों को 10 से 12 घंटा धूप की ज़रूरत होती है, जबकि शॉर्ट डे के लिए 8 से 10 घंटा धूप ही ज़रूरी होती है। और डे नेचुरल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, डे नेचुरल के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो क्रॉपें डे नेचुरल होती हैं उन पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो लॉन्ग डे प्लांट, अच्छा हम लोग निकालते कैसे हैं लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट कौन सा होता है। जो हम लोग टाइमिंग इसका निकालते हैं उसके फ्लावरिंग टाइम से निकालते हैं, किस टाइम पे फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग किस टाइम पे हो रही है, हम उसी से निकालते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है। तो जो हमारा राइस है ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, इसको जब इसमें फ्लावरिंग टाइम होता है तो शॉर्ट डे इसको लाइट की आवश्यकता होती है, शॉर्ट लेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सोइंग टाइम ऑफ अस अमन राइस इज, द सोइंग टाइम ऑफ अस राइस इज, जो सोइंग टाइम अस का होता है क्या है, आंसर ये पूछा है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 3 प्रकार के इसमें टाइमिंग होते हैं, एक होता है अश, एक होता है अमन, एक होता है बोरो। अश अमन बोरो 3 प्रकार के इसमें 3 प्रकार के मौसम में उगाया जाता है। अश राइस जो होता है इसका सोइंग टाइम कितना होता है, ये अश राइस जो होता है अप्रैल से मई में उगाया जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें कोई भी अप्रैल मई ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर अप्रैल मई नहीं दिया है तो उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे मई जून, तो इसका सी नंबर सही होगा। अब हम साथ में ही बात तो कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो है इसमें बोरो का पूछा जा रहा है, तो हम लोग तीनों की बात कर लेते हैं। अस जो होता है, अस का टाइमिंग होता है अप्रैल मई। अब बोरो जो होता है अमन, इसके बाद में आता है अमन की जो सोइंग टाइम होती है, अमन को हम लोग खरीफ भी बोलते हैं, इसकी सोइंग टाइमिंग होती है जून जुलाई। इसका सोइंग टाइम जो होता है जून जुलाई में होता है, जिसको हम लोग खरीफ भी बोलते हैं। फिर आता है बोरो टाइमिंग जो होती है, इसको हम लोग स्प्रिंग भी बोलते हैं। स्प्रिंग मतलब ठंडक के टाइम पे। तो जो बोरो राइस होता है इसको हम लोग नवंबर दिसंबर में उगाते हैं। नवंबर दिसंबर में कौन से एरिया तरफ उगाया जाता है, ये साउदर्न स्टेट में उगाया जाता है ज़्यादातर, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश इन जगहों पे गर्मी रहती है। नवंबर दिसंबर में भी गर्म मौसम पाया जाता है। तो 16 नंबर का आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। बोरो और दालुआ राइस भी इसको जो बोलते हैं, बोरो दालुआ राइस। तो इसका आंसर क्या है लोग जल्दी से आप बताइए। तो इसका आंसर नवंबर दिसंबर, ए नंबर सही होगा बोरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉयल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज, जो पीएच कितना होना चाहिए, सॉयल का पीएच कितना होना चाहिए राइस कल्टीवेशन के लिए। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो इसके लिए सही आंसर होगा 4 से 6। 6 का पीएच जो होता है ये एसिडिक पीएच माना जाता है, एसिडिक पीएच में आता है। तो एसिडिक पीएच की सॉयल के लिए राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा रहता है एसिडिक पीएच 4 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। IR वेराइटी ऑफ राइस इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, जो IR 8 वेराइटी है राइस की,
ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, कहाँ से मतलब मंगाई गई है जो इंडिया में उगाई जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि IARRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। वहाँ से ये वैरायटी क्या थी, ये सेकंड इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। IR8 जो वैरायटी है ये सेकंड इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है जो इंडिया में मंगाई गई थी। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा ये फिलीपींस मनीला माना जाएगा, इसका बी वाला आंसर सही होगा। अब पहली कौन सी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी थी तो आप लोग इसी के साथ में जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं पहली कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज़ ड्वार्फ म्यूटेंट। कौन सी वैरायटी जो है ड्वार्फ म्यूटेंट है। तो आप लोगों ने ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी पढ़ रखी होगी कि इसकी जो है ड्वार्फ म्यूटेंट दो वैरायटियाँ हैं, एक जगन्नाथ है और दूसरी इसी के साथ में है सत्तारी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है जगन्नाथ और सत्तारी है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि पहली कौन सी इंट्रोड्यूस वैरायटी है। जो इसमें जया आप लोग पढ़ रहे हैं, जो जया वैरायटी है ये फर्स्ट सेमी ड्वार्फ इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। फर्स्ट सेमी ड्वार्फ इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। ये कब इंट्रोड्यूस्ड की गई थी, तो ये 1965 के करीब में 1965 में इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडिया में, इसी के पहले ही। और जो जया जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है ये कैसे बनाई गई है, ये जया है TN1 टाइप टाइप 141 का क्रॉस करा के जया वैरायटी बनाई गई है, जो कि कब बनाई गई है 1968 में बनाई गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड। कितना होता है ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट कितनी होती है और ड्रिलिंग मेथड में सीड रेट क्या है। तो आप बात करते हैं हम लोग। तो ड्रिलिंग मेथड में सीड रेट कितनी होती है, आप लोग तब तक आंसर दीजिए, तब तक हम तो सब बता रहे हैं, सारे तरीके से बता रहे हैं कौन कौन सी विधियों से कितना कितना सीड रेट रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन श्री विधि। इसमें हमारा जो राइस के लिए 6 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है, 6 किलोग्राम। फिर बात करते हैं हम लोग डेपोग मेथड की। डेपोग मेथड में कितना रहता है आप लोग याद करते रहेंगे साथ में ही। डेपोग मेथड में जो होता है 1 से 1.5 से मतलब 1.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता लगती है, जिसके लिए हम कितने भूमि पर नर्सरी तैयार करते हैं 25 से 30 मीटर स्क्वायर पे के अनुसार। जो ये किलोग्राम पर हेक्टेयर नहीं है, यहाँ पे 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं हम लोग सीड रेट। तो इस हिसाब से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 75 से 100 किलोग्राम हमें ज़रूरत पड़ेगी बीज की। 75 से 100 किलोग्राम के ज़रूरत पड़ेगी 1 हेक्टेयर के लिए। और 1 हेक्टेयर के लिए हमें कितना एरिया रखना है 25 से 30 मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद में आता है हाइब्रिड के लिए। हाइब्रिड के लिए हमें 15 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है पर हेक्टेयर। और ड्रिलिंग की मेथड में जो इसमें पूछा गया है ड्रिलिंग के लिए, तो ड्रिलिंग के लिए हमें 60 किलोग्राम। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसके कितना चाहिए होता है, ब्रॉडकास्टिंग में 100 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है पर हेक्टेयर। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, तो इसमें ए नंबर सही होगा। बहुत ही बढ़िया। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया फॉर राइस हाउ मच एरिया इज सफिशियंट फॉर नर्सरी रेजिंग। जो 1 हेक्टेयर भूमि पे हम लोग अगर वेट 1 हेक्टेयर अगर भूमि पे हम लोग तैयार कर रहे हैं नर्सरी, तो कितना एरिया की ज़रूरत होती है। तो इसका सी आंसर सही है। 1000 मीटर स्क्वायर एरिया हमें आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर पे सोइंग करने के लिए ट्रांसप्लांटिंग के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं डेपोग मेथड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेपोग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। जो डेपोग मेथड है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। जो डेपोग मेथड अभी आप लोगों को हमने बताया, जिसके द्वारा कितना 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का सीड रेट ज़रूरत पड़ती है हमें, जिसके अनुसार। तो
तो ये जो वैरायटी, ये जो विधि है, ये विधि हम फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किए हैं, फिलीपींस से। इसका जो आंसर सही होगा ये फिलीपींस सही होगा। तो आगे हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज। जो वेट बेड मेथड में नर्सरी को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वेट बेड मेथड, जो वेट बेड मेथड है नर्सरी में को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के लिए करते हैं, तो कितने दिनों में रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो वेट बेड मेथड जो होता है, जो हम लोग नॉर्मली अपने उत्तर प्रदेश या फिर इधर पंजाब वगैरह में हम लोग अपनाते हैं, तो वेट बेड मेथड का अपनाते हैं, तो इसके लिए 20 से 25 दिन लगते हैं नर्सरी तैयार होने में। 20 से 25 दिन बड़ी नर्सरी हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। अभी आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा कि डेपोक मेथड जो होता है राइस में, डेपोक मेथड में कितने दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सीड की ज़रूरत होती है, 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सीड की ज़रूरत होती है। तो कितने दिन में सीडलिंग तैयार हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर जो होगा ए वाला 11 से 14। इस मुख्यतः लिखा होता है, कई कई किताबों में लिखा है 12 से 14 डेज की नर्सरी में हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इसके लिए ए नंबर सही होगा, 11 से 14 दिन वाला। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। प्रोपानिल, जिसका ट्रेड नेम है स्टाम्प F34, जो क्या है, हर्बिसाइड है, शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। कितने दिनों बाद हम लोग प्रोपानिल का यूज कर सकते हैं, कितने दिनों तक हम लोग कर सकते हैं, कितने दिनों बाद हम लोग कर सकते हैं राइस में। तो हम लोग इसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 6 to 8 डेट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका बी नंबर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे हम बात करते हैं। द क्रशक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन राइस इन। इसका क्या होता है, द वेटिंग ऑफ राइस सीडलिंग। जो कृषक भी अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस। तो इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है, टुंग्रो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। जो टुंग्रो वायरस जो होता है राइस में कौन से इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। टुंग्रो वायरस जो होता है किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इसके लिए कौन सा सही, इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें ग्रीन लीफ हॉपर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिकेडेला विरिडिस, सिकेडेला विरिडिस इसका नाम होता है। इसका साइंटिफिक नेम, ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है, सिकेडेला, CICADELLA विरिडिस, VIRIDIS विरिडिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये क्या करता है, राइस टुंग्रो वायरस को ट्रांसमिटेड करता है, ये जो ग्रीन लीफ हॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, डेड हार्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू द राइस इज कॉज्ड बाई। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या है, क्या इसका गाल माइज है या लीफ रोल है या अरवी मारवा है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, जो डेड हार्ट होता है ये स्टेम बोरर होता है, डेड जो हार्ट होता है स्टेम बोरर होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों के पास नहीं पता है, जिसको भी साइरोपोफेगस इंसर्टेल्लास, आप लोग पढ़ सकते हैं स्पेलिंग मिला के, इंसर्टेल्लस, LAS, साइपोफेगस इंसर्टेल्लस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेवरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर्स इज कॉज्ड बाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गाल माइज। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सही आंसर होगा इसका गाल माइज। जो होता है सिलेवरी सूट ऑफ ओनियन लीफ सिम्टम, जो राइस टिलर्स में कॉस्ट करता है, वो क्या होता है, गाल माइज होता है।
नेक्स्ट बात हम करते हैं ग्रासी स्टंट वायरस। अभी आप लोगों ने पढ़ा राइस टुंग्रो वायरस किसके द्वारा होता है, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा होता है सिकेडेला विरिडिस के कारण। और जो ये ग्रासी स्टंट वायरस है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर और ब्राउन प्लांट हॉपर में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को इसका साइंटिफिक नेम याद करना होगा। जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो क्या होता है, नीलो परवाटा ल्यूजेंस। जिसको नहीं पता है आप लोग लिख लीजिए, नीला परवाटा ल्यूजेंस, LUGENS ल्यूजेंस, नीलो परवाटा ल्यूजेंस। आप लोग नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। गंधी बग जो होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेप्टोकोरिसा ओरेंटोरिया। इसको हम लोग स्पेलिंग बता देते हैं राइस गंधी बग का लेप्टोकोरिसा CORI कोरिशा ओलेंटेरिया RIA ओलेंटेरिया। तो इसका किस स्टेज पे डैमेज करता है, राइस गंधी बग इंसेक्ट अटैक कौन सी स्टेज पे होता है, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बताइए। तो जो राइस गंधी बग होता है ये मिल्की स्टेज पे अटैक करता है, सिर्फ मिल्की स्टेज पे अटैक करता है राइस गंधी बग। आप लोग देख रहे होंगे जब खेतों के पास में जब मिल्की स्टेज पे राइस गंधी बग लग जाता है तो अगर आप खेत के साइड से अगर निकल भी जाते हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि बताती है कि ये आपकी फसल पे क्या राइस गंधी बग इंसेक्ट का अटैक हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। टेस्ट वेट क्या होता है, सबसे पहले ये तो जो टेस्ट वेट होता है 1000 दानों की संख्या का वेट होता है। 1000 दानों का वेट कितना होगा अगर बासमती राइस है तो बताइए। आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 21 ग्राम, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं वीट के लिए, तो वीट के लिए कितना टेस्ट वेट होना चाहिए, वीट के लिए टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम 1000 दानों की संख्या वीट की 40 ग्राम होती है। इसी के साथ अगर 1000 दानों की जगह पे 100 दानों की संख्या अगर हम निकालते हैं ब्रॉड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स निकालते हैं। सीड इंडेक्स जो फसलें, जिन फसलों की मतलब दाने जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्राम हो गया जिनके होते हैं, उनका हम लोग सीड इंडेक्स निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओराइजा सटाइवा इज़ ए डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग क्रोमोजोम नंबर। ओराइजा सटाइवा जो डिप्लॉयड होती है उसमें क्रोमोजोम नंबर की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइए। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n संख्या, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n संख्या। अगर हैप्लॉयड नंबर पूछेगा तो आप लोग n बताएंगे। डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं ओराइजा सटाइवा में, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 24 होते हैं। अगर इसी में हैप्लॉयड अगर पूछ रहा है तो आप लोग कितना लगाते, 12 लगाते। 12 आंसर सही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो उसका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बात करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग करेक्टर इन राइस। कौन सा जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डॉर्फिंग करेक्टर के लिए राइस में। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सभी, हम तब तक आप लोग आंसर बताइए, हम तब तक सभी को हम डिफाइन करके बताते हैं आपको क्या क्या है। जो टिफ्ट 23 होता है, जो टिफ्ट 23 होता है वो किसका लिए, टिफ्ट 23A ये किसके लिए होता है, ये जो होता है ये बाजरा का जीन है। इसमें 2 जीन होते हैं, जो हाइब्रिड बाजरा हम लोगों ने HB फर्स्ट बनाया है, फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा। इसमें कौन सा, ये हाइब्रिड बाजरा बनाने के लिए टिफ्ट 23 मेल स्टाइल यूज किया गया था। टिफ्ट 23 मेल स्टाइल यूज किया गया था, जिसका क्रॉस किसके कराया गया था, जिसका क्रॉस कराया गया था BIL 3B। और नेक्स्ट जो है टिफ्ट 23 हो गया जाके, ये किसका है, बाजरा का है, हाइब्रिड बाजरा। अब नेक्स्ट है नोरिन 10 जो जीन है, नोरिन 10 जीन क्या है, किसके लिए होता है, ये डॉर्फनेस होता है
राइस गेहूं के लिए, वीट के लिए ड्वार्फनेस होता है, ड्वार्फनेस वीट होता है। इसमें दो जीन होते हैं जो नोरिंटन के अंदर कौन से इसके होते हैं, ये होते हैं टू पर्टिकुलरली रेसेसिव जीन होते हैं। नोरिंटन जो है टू पार्टिकुलरली रेसेसिव जीन होता है। इसमें दो रेसेसिव जीन होंगे, कौन कौन से होंगे रेसेसिव जीन, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, HD1 एंड HD2। ये दो रेसेसिव जीन पे क्या होता है, नोरिंटन इफेक्ट दिखाता है ड्वार्फ वीट में। बात करते हैं OPEC2 की। जो OPEC2 है ये क्वालिटी प्रोटीन मेज में यूज होता है, और ये डिजियोजिन है, ये राइस है। यही आपका आंसर सही है। डिजियोजिन जो राइस होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, इसका नाम होता है शॉर्ट लेग्ड, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। यह क्या होता है, डॉर्फिंग जीन है, राइस में प्रयोग होता है, राइस का प्रयोग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। जो गोल्डन राइस होता है ये किस चीज़ का सबसे अधिक सोर्स होता है। आप लोगों ने राइस में विटामिन बी पढ़ा होगा, लेकिन गोल्डन राइस जो एक इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसमें सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस में जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का नाम क्या होता है, बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विटामिन ए में होता है। नेक्स्ट, जो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी फादर जो है, गोल्डन राइस के फादर कौन है, आप लोग बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके फादर है इंगो पैट्री कुश। आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो गोल्डन राइस के फादर है इंगो पैट्री कुश है। नेक्स्ट बात करते हैं, द आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय। जो आइडिया था सुपर राइस किसने दिया था, द आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय। तो इसको आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। गुरुदेव सिंह खुश। ये जो गुरुदेव सिंह कुश थे, खुश पढ़ लीजिए या कुश पढ़ लीजिए, गुरुदेव सिंह कुश, बी नंबर सही होगा। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये IRRI, यहाँ पे इन्होंने आइडिया ये दिया था सुपर राइस का, जो फिलीपींस मनीला में है, आप लोगों को बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। कब स्टार्ट किया था सब्सिडी देने के लिए, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करना रहेगा। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। 1 नवंबर 1977 को हम लोग गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि हम लोग फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देंगे, जिसमें कितना सब्सिडी देती है फर्टिलाइज़र पे सरकार, किसानों को 25 से 40% का देना पड़ता है। किसानों को जितना भी फर्टिलाइजर का एक्चुअल रेट होता है उसका 25 से 40% किसानों को वहन करना होता है, बाकी का सरकार बाकी का पैसा जो होता है सरकार देती है अपने पास से किसानों के लिए। और इसी के साथ में आप लोग एक चीज़ और याद कीजिए, सरकार ने इसके बाद में क्या लॉन्च किया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को लॉन्च किया। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लाया सरकार, जिसको कब लेकर आए, 1 अप्रैल, आप लोग नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2010 में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लाए, जिसमें क्या हो गया, जितने किलोग्राम नाइट्रोजन आपको होगी उसी के अनुसार आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट क्या है। क्या ए नंबर है टिटिकम डाइकोकम, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो इसका सही आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टियम, जो इसका कॉमन ब्रेड व्हीट है। आप लोग सब लोग सारों का सब लोग याद करिए, ट्रिटिकम एस्टियम जो होता है ये कॉमन ब्रेड व्हीट है। और जो ट्रिटिकम डाइकोकम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम जो होता है इसको हम लोग इमर व्हीट कहते हैं। ट्रिटिकम डाइकोकम जो होता है इमर व्हीट होता है, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में हमारे, इसको हम लोग इमर व्हीट कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n28 होते हैं। डाइकोकम है, ये हमारे इंडिया में कितने 1% उगाया जाता है। और मुख्यतः जानते हैं इसको, ये साउथ इंडिया में उगाया जाने वाली एक डिश फेमस से बनाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं उपमाव। इससे उपमाव तैयार किया जाता है साउथ इंडिया डिश में।
साउथ इंडियन डिश है, उपमाओं के लिए मुख्यतः उगाया जाता है। आप लोग याद कर लीजिए कौन सा है, ट्रिटिकम डाइकोकम। ये कौन सा है, ट्रिटिकम डाइकोकम है, जिसको हम लोग इमर व्हीट कहते हैं। फिर ट्रिटिकम स्टिवम है, जिसको हम लोग कॉमन ब्रेड व्हीट कहते हैं। ए नंबर 3 जो है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं इंडियन ड्वार्फ व्हीट। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, इसको कहते हैं इंडियन ड्वार्फ व्हीट। इंडियन ड्वार्फ व्हीट जो सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाया जाता है, जिसको हम लोग हेक्साप्लॉइड भी कहते हैं, 6X, जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 42। ट्रिटिकम स्टिवम हेक्साप्लॉइड, ये क्या होता है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट है। सबसे ज़्यादा ये जानते हैं आप लोग, जब 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो मुख्य भूमिका इसी की थी, ट्रिटिकम स्टिवम की, इंडियन ड्वार्फ व्हीट की मुख्य भूमिका थी इसी की। अब नेक्स्ट हम साथ में बात कर लेते हैं ट्रिटिकम स्पेल्टा, जो इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2N42 होता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर होगा ट्रिटिकम स्टिवम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन ड्वार्फ व्हीट। अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं जो इंडियन ड्वार्फ व्हीट होता है क्या होता है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट होता है जिसको हम लोग क्लब व्हीट भी कहते हैं। इंडियन ड्वार्फ व्हीट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लब व्हीट। क्लब व्हीट कौन सा है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इंडियन ड्वार्फ व्हीट है, इसको हम लोग क्लब व्हीट भी कहते हैं, क्लब व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिलेक्ट द पेयर इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड। देखते हैं कौन सा मैच नहीं है। आप लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं सब लोग, जैसे इमर व्हीट क्या होता है, इमर व्हीट होता है ट्रिटिकम डाइकोकम, इमर व्हीट अभी हम आप लोगों को बताया इमर व्हीट। फिर नेक्स्ट होता है मार्कोनी, जो मार्कोनी होता है, अभी हम लोग आप लोगों को बताया कि ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है, इसको हम लोग बताया नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए ट्रिटिकम मार्कोनी जो होता है, ये होता है ड्यूरम व्हीट। नेक्स्ट होता है मैक्सिकन व्हीट, जो हम लोग अपने यहाँ उगाते हैं, इसको हम लोग मैक्सिकन व्हीट कहते हैं। मैक्सिकन व्हीट जिसको बोरलाग लेके आए थे, ट्रिटिकम स्टिवम, इसको बोरलाग लेके आए थे, मैक्सिकन व्हीट। फिर आता है इंडियन व्हीट ड्वार्फ व्हीट, तो इसको अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इंडियन ड्वार्फ व्हीट होता है तो कौन सा होता है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है, अभी आप लोग पढ़े हैं। तो ट्रिटिकम वल्गेर, तो यही आपका आंसर सही है। और ट्रिटिकम वल्गेर क्या होता है, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ट्रिटिकम वल्गेर क्या होता है। ट्रिटिकम वल्गेर जो होता है, इसको हम लोग ब्रेड व्हीट कहते हैं। ट्रिटिकम वल्गेर जो होता है, इसको हम लोग ब्रेड व्हीट कहते हैं, ब्रेड व्हीट। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन। व्हीट का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो अभी आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ रखा होगा, व्हीट का ओरिजिन प्लेस होता है साउथ वेस्ट एशिया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सेंट्रल एशिया दिया है, लेकिन साथ में टर्की दिया है। तो अगर साउथ वेस्ट एशिया अगर है और टर्की लगा है साथ में, तो ये आपका सेंट्रल एशिया भी माना जाएगा, सही आंसर होगा। वैसे आपका साउथ वेस्ट एशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, कॉमन ब्रेड व्हीट। आप लोगों ने पढ़ चुका है कॉमन ब्रेड व्हीट क्या बताएं अभी आपको हम, तो इसका कौन सा सही होगा, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कॉमन ब्रेड व्हीट जिसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 42 होता है, जिसका कौन सा होता है, क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। अगर हम लोग इसका हम लोग बेसिक क्रोमोसोम नंबर निकालेंगे तो कितना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एन नंबर के नहीं सॉरी एन नहीं एक्स नंबर, बेसिक क्रोमोसोम एक्स बोलते हैं उसको हम लोग, जो 7 होता है। और 6x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा 42। अगर हम लोग हैप्लॉइड पूछेंगे, अगर इसका कॉमन ब्रेड व्हीट का हैप्लॉइड नंबर पूछेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि हैप्लॉइड कॉमन ब्रेड व्हीट का हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो ये आपका 21 हो जाएगा, 21 हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन, ड्वार्फ व्हीट मैक्सिकन जिसको बोलते हैं, ड्वार्फ व्हीट को मैक्सिकन व्हीट बोलते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड इन, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था एनी बोरलाग, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया गेहूं का कहाँ पे है, बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया पे
इंडिया में उगाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि एरिया पे तो सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा हम गेहूं का चाइना में होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल उगाई सबसे ज़्यादा अगर सबसे फसल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है तो वो है राइस। राइस सबसे नंबर 1 पे राइस में है इंडिया, और गेहूं पे नंबर 2 में है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री रैंक सेकेंड इन व्हीट प्रोडक्शन। तो इसमें भी इंडिया सही होगा। अगर वो प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो इंडिया सेकेंड पे है। अगर एरिया की बात कर रहा है कि इंडिया व्हीट में एरिया में कितने नंबर पे है, तो नंबर 1 पे एरिया फर्स्ट में है। फर्स्ट मैक्सिमम एरिया सबसे ज़्यादा व्हीट का इंडिया में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग यूपी में बात करेंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्हीट पे उगाया जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होगा, व्हीट का होगा। स्टेट की बात करेंगे, अगर इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करेंगे तो राइस होगा। राइस सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बात करते हैं विच कंट्री रैंक सेकेंड इन व्हीट, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट व्हीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट। कौन सी व्हीट वैरायटी है जो शॉर्ट प्लांट हाइट है जिसकी? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? शॉर्ट लॉडिंग रेसिस्टेंस, जो क्या हो, लॉडिंग रेसिस्टेंस भी हो, लॉडिंग रेसिस्टेंस हो, हायर ग्रेन यील्ड भी हो। कौन सी वैरायटी ऐसी है जो एक तो शॉर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट प्लांट हाइट। तो आप लोगों के हम व्हीट की बता चुके हैं कि शॉर्ट प्लांट हाइट वाला जो नोरिन-10 जीन होता है, इस नोरिन-10 जीन होता है, ये शॉर्ट वैरायटी है। नोरिन-10 जो वैरायटी है, जीन भी है और ये वैरायटी भी इसी नाम से निकाली गई है, नोरिन-10 नाम से। तो इसका नोरिन-10 सही होगा। हालांकि लरमा रोजो है, सोनारा 64, ये सारी व्हीट की वैरायटी हैं। और जो डीजियो जीन दिया है, ये राइस का डॉर्फिंग जीन दिया गया है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट। कितना होना चाहिए व्हीट के लिए, प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो इसके लिए यहाँ पे सही आंसर होगा सी नंबर, 23 से 25 ग्राम। अगर आप लोग ग्रेन फिलिंग के टाइम पे पूछ रहे हैं तो इसके लिए टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज़ नोन एज। आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट किसको, व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं हम लोग। तो व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने अभी? व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइकलेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पाइकलेट दिया ही नहीं है। तो हम लोगों ने अभी दूसरा नाम बताया था, स्पाइकलेट को क्या बोलते हैं, ईयर। तो इसका जो ईयर वाला आंसर ए नंबर है, ये सही होगा। इसमें ए नंबर सही होगा, ईयर, जिसको हम लोग स्पाइकलेट भी बोलते हैं। पेनिकल अम्ब्रेला आप लोग सुने होंगे या अन्य किसी के हैं, जो आप लोगों को हम डिस्क्राइब करके बाद में बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट। व्हीट की सीड रेट क्या होती है, नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट कितनी होती है? तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट कितनी होती है। तब तक हम आपको सारी सीड रेट याद करवाते हैं, व्हीट की कितनी सीड रेट होती है। तो नॉर्मल सोइंग के लिए जो कितनी अपनाई जाती है, 100 किलोग्राम होती है नॉर्मल के लिए। इसका सी नंबर सही होगा। लेकिन इसके साथ में आप लोग देख लीजिए कितनी लेट और ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या होता है, कितनी सीड रेट होती है लेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए। लेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए होती है। और डिबलिंग के लिए अगर पूछता है, डिबलिंग के लिए अगर पूछता है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होती है व्हीट की, तो आप लोग साथ में इसकी स्पेसिंग भी देख लीजिए। स्पेसिंग इसकी होती है व्हीट की 22.5 × 10 सेंटीमीटर। इसकी इरीगेटेड में स्पेसिंग इतनी होती है व्हीट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप ईल्ड 50 क्विंटल फॉर ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव्स। अगर व्हीट क्रॉप ईल्डिंग 50 क्विंटल ऑफ ग्रेन। अगर व्हीट क्रॉप जो है 50 क्विंटल ग्रेन उगाया जा रहा है व्हीट क्रॉप में, तो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना ज़रूरी होगा, तो कितनी मात्रा ज़रूरी होगी, रिमूव हो जाती है, फिर सॉइल से कितनी मात्रा न्यूट्रिएंट की रिमूव हो जाती है। तो उसके लिए क्या सही होगा, उसके लिए क्वेश्चन ए सही होगा। इसका जो आंसर है ए वाला है,
100 से 1.5 किलोग्राम 150 किलोग्राम या 70 से 80 किलोग्राम 125 से 150 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होती है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट कल आपके लिए हम 50 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे, वो भी एग्रोनॉमी से। जब तक 200-250 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे एग्रोनॉमी की, तब तक हम सब्जेक्ट नहीं चेंज करेंगे। और आपको इसी तरीके से रोज़ 50 क्वेश्चनों की MCQ मिलेगी। आप लोग पढ़ के आइए और आंसर दीजिए, और साथ में आप हमसे डिस्क्रिप्शन दीजिए। धन्यवाद।